देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मंच तैयार है एक बार फिर, और इस बार मेहमान बहुत खास हैं, क्योंकि इस बार सवाल ये नहीं है कि वोट लेने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने का वादा है। इस बार सवाल ये है कि सत्ता में बदलाव क्यों न लाया जाए, क्योंकि हमारे साथ हैं 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। विकास का शहर है हमारी दिल्ली, सबसे बेहतर सुविधाओं का शहर है हमारी दिल्ली, सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का शहर है दिल्ली, सबसे बेहतर शिक्षा का शहर है दिल्ली, सबसे रोशन शहर है दिल्ली। देश की राजधानी किसी और शहर से कम है तो मुकाबला आकर कर ले। शीला दीक्षित, नाम ही काफी है। देश की राजधानी दिल्ली में 15 साल से है शीला दीक्षित राज। दिल्ली में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है शीला दीक्षित। शीला दीक्षित का जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई। 70 के दशक में शीला यंग विमेन्स एसोसिएशन की अध्यक्ष रहीं। शीला ने दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनवाए। शीला दीक्षित यूपी के कन्नौज से सांसद भी रहीं। राजीव गांधी सरकार में शीला मंत्री बनी। 1998 से शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। शीला दीक्षित यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन में 5 साल तक देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कई संस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री और पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का सम्मान भी शीला को मिला है। दिल्ली की तस्वीर बदलने का श्रेय भी शीला दीक्षित को जाता है। दिल्ली को फ्लाईओवरों का शहर बनाने से लेकर मेट्रो चलाने तक में शीला का योगदान कोई भुला नहीं सकता। शीला दीक्षित 75 साल की हो चुकी हैं और अब उनकी नजर लगातार चौथी बार दिल्ली की कुर्सी पर है। दिल्ली को और भी ज्यादा समृद्ध शहर बनाएंगे और दिल्ली को न केवल हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर, दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाकर रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और दिल्ली की जनता को, यहां बैठे विश्लेषकों को बताएं कि सत्ता में बदलाव क्यों न लाया जाए दिल्ली में। चलिए, क्यों ना सत्ता में बदलाव लाया जाए दिल्ली में? क्यों न मैं कहती हूँ क्यों ना बदलाव लाया जाए। क्या कमियां हैं इन 15 सालों में? दिल्ली की शक्ल बदली है, दिल्ली आगे बढ़ी है। किसी से भी पूछ लीजिए, दिल्ली के निवासी हो या बाहर से कोई आए हो, तो दिल्ली बदली भी दिखाई देती है। इंटरनेशनल नगरियों का मुकाबला कर रही है, तो क्यों बदली जाए दिल्ली की सरकार की सत्ता? आपके विरोधी कहते हैं आपकी बात मेट्रो से लेकर फ्लाईओवर तक खत्म हो जाती है। अब विरोधी जो मालूम है कि बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेट्रो, फ्लाईओवर्स, बसेस, हरियाली, अच्छी इमारतें, स्कूल्स बढ़ना, हॉस्पिटल्स का बढ़ना, ये तो दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सरकार ने की हैं जो महसूस होती हैं। पेंशन्स बढ़ाई गई हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेंशन अगर जी बुजुर्गों को मिलती है, HIV एड्स के पेशेंट्स को मिलती हैं, विकलांगों को मिलती है, क्रॉस जेंडर को भी हम पेंशन्स देते हैं। और किस तरह से मेडिकल अटेंशन दिया जाता है दिल्ली में, कि आज दिल्ली में हम न केवल दिल्ली के लोगों की हॉस्पिटल्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से सेवा कर पाते हैं, 36% दिल्ली के बाहर से आते हैं लोग। क्यों आते हैं वो? क्योंकि जो सुविधा ट्रीटमेंट की उन्हें अपने शहर में या अपने प्रांत में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, दिल्ली आते हैं। और बहुत सारी तो ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे एजुकेशन में ले लो, चाहे हेल्थ में ले लो, जो पहले कभी थी ही नहीं।
लिवर एंड बिलियरी साइंसेस का एक हॉस्पिटल है जो पूरे देश भर में एकमात्र लिवर डिजीज को ट्रीट करता है। मिसाल के तौर पे कह लो, हार्ट इंस्टीट्यूट है, इबास है जो मेंटल हेल्थ को भी देखता है, वो भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और बच्चों के लिए चाचा नेहरू है, वो स्पेशल है। तो हॉस्पिटल्स में भी है। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, कहाँ हम लोग एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते थे, आज 5 और यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन कर दी गई हैं और अच्छी है, वो वर्ल्ड क्लास की है। नेशनल लॉ स्कूल भी है। ट्रिपल IIT की एक यूनिवर्सिटी है जो IT को बेहतर से बेहतर और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाता है। और उसके अलावा एक हुनर, सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ एक समझौता करके हुनर स्किल डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा अगर जो मैं पढ़ती चली जाऊं या बोलती चली जाऊं तो शायद आपका प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो जाएगा। तो हम गुजारिश करेंगे कि आप जी हाँ बिल्कुल, अब आप पूछिएगा जो आप बैठे। हाँ, आप प्लीज विराजे हैं और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला मुद्दा या पहला बिंदु जो भी दिल्ली के चुनावों पर नजर डाल रहा है उसके नजर में आता है, वो ये जो माहौल बन रहा है, तो उस माहौल पर नजर डाल लेते हैं और जो उससे जो सवाल उठ रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले कोई जानबूझकर अपनी आंखों में पट्टी बांध ले तो अलग बात है, कोई जानबूझकर झूठ का सहारा ले तो अलग बात है। कांग्रेस के विरोधियों ने हमेशा यही किया है। श्रीमती सोनिया गांधी दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। शीला दीक्षित से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक रैली पर रैली कर रहे हैं। मकसद एक ही है, लगातार चौथी बार दिल्ली में कांग्रेस का राज कायम करना। लेकिन इस बार शीला दीक्षित की राह आसान नहीं है। दिल्ली चुनाव में ओपिनियन पोल कहते हैं कि कांग्रेस को चौथी बार मौका नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज निल्सन के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 22 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। CNN, IBN और CSDS के सर्वे में कांग्रेस को 19 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया टुडे ORG का सर्वे कहता है कि दिल्ली में कांग्रेस को 22 सीटें ही मिलेंगी। किसी भी ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बहुमत के लिए जरूरी 36 सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। सुशीला जी, आप ओपिनियन पोल से तो सहमत नहीं है, लेकिन ये आप मानेंगे कि राह मुश्किल है इस बार ज्यादा? मुश्किल होता है। कोई ऐसा चुनाव नहीं है। जब 98 में लड़ा था पहली मर्तबा मैंने दिल्ली में, तो मुझे दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती थी। दिल्ली में पढ़ी लिखी हूँ, वो बात अलग है। वो बहुत कठिन चुनाव था। उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस आ भी सकेगी। सत्ता में बीजेपी थी और दूसरा चुनाव था कि भाई दोबारा तो कोई जीत ही नहीं सकता। तीसरा था कि ये तो सपना ही है, कोई भी जीत ही नहीं सकता। कभी जीता ही नहीं है कोई तीसरी बार। अब चौथी बार है, चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस चुनौती का सामना हम हिम्मत से कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं। शीला जी, मैं रशीद किदवाई बोल रहा हूँ टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। शीला जी, अगर आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो आप किसका समर्थन लेंगी या किसको समर्थन देंगी? मैं उसकी सोच नहीं रही हूँ कि मुझे यकीन है दिल्ली के लोग जो अपनी राय देंगे वो स्पष्ट देंगे और स्पष्ट बहुमत चाहेंगे। दिल्ली के चुनावों में आपने स्टेबिलिटी को बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन मुझे लगता है भ्रष्टाचार उससे बड़ा मुद्दा है। और भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस के किसी भी दस्तावेज में कोई खुल के नहीं आ रही पॉलिसी कि हम क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल करने तो बहुत आसान है। किसी पर टिप्पणी करनी हो, किसी को बदनाम करना हो, बोल दो भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार है कहाँ? मैं दिल्ली सरकार की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने और हमारे विरोधियों ने सबने कहा करप्शन हुआ। कहाँ हुआ? CWG में हुआ। मुझे आज तक आप ये बता दीजिएगा
कि किसको CWG में भ्रष्ट बनाकर पकड़ा गया हो या उस पर लांछन लगकर उसको क्या कहे, उसको दोषी ठहराया गया हो। एक भी किस्सा नहीं है। CAG ने कुछ प्रश्न उठाए, शुंगलू कबीर जी ने कुछ प्रश्न उठाए, PSC ने कुछ प्रश्न उठाए, उन सब का जवाब हो गया। और जिन लोगों को माना गया था कि भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उन्होंने सजा अपनी पाई। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार में एक भी किसी को सजा नहीं मिली। दूसरी बात, मुझे ये दर्द और दुख से कहती हूँ, इतने अच्छे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में उसकी सराहना हुई। वन ऑफ द बेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, वी won 103 medals, and all that lots of people had to say, and I'm quoting, I won't quote the media which said it. They called it the shame games. Do we have no pride? I feel hurt, I feel deeply hurt. I'm confident कोई वो नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये लगता है कि गोबल्स की तरह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी चीज़ को बार बार कहो तो वो सच हो जाती है। ये बार बार कहने के का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो एक माहौल बना था रामलीला मैदान से, उस पर नजर डाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, लेकिन माहौल कैसे बना? माहौल आप ही ने, जिन्होंने कहा उन्होंने बनाया ना। उन्हीं की बात पे एक बार नजर डाल लेते हैं। ये आंदोलन याद होगा आपको। 2011 में दिल्ली में जन लोकपाल के लिए अन्ना के आंदोलन ने देश को हिला दिया था। ये आंदोलन याद होगा आपको। 16 दिसंबर को दिल्ली में गैंगरेप की घटना के खिलाफ कैसे गुस्से से भर गया था देश। अन्ना के आंदोलन के बाद पैदा हुई आम आदमी पार्टी निर्भया की मौत के बाद हुए आंदोलन के बाद आगे और आगे बढ़ती गई। जब केजरीवाल राजनीति में नहीं थे तो कांग्रेस बार बार उन्हें राजनीति में आने के लिए उकसा रही थी। अब वही केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता है। कांग्रेस को शुरू में लगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी के वोट काटेगी, इसलिए उसने भी आम आदमी पार्टी को बढ़ावा दिया। बीजेपी भी कहने लगी थी केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है। उनके जो दोहरे मापदंड हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। वो भाजपा की एक खेमे की बी टीम, जिसे आरोप और इल्जाम का कारखाना कहा जाता है, वो बौखलाई। थोड़े दिन पहले तक तो आप हमें कांग्रेस की बी टीम कहते थे, बीजेपी की बी टीम कहते थे। जब तक हमने पार्टी नहीं बनाई थी कहते थे आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, फलाना है ढिमका है। अब ये कहने लगे हम कांग्रेस के एजेंट हैं। सर, हम दोनों में से किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, हम जनता के एजेंट हैं। लेकिन अब तमाम ओपिनियन पोल यही कह रहे हैं कि केजरीवाल का साथ लिए बिना दिल्ली में सरकार बनाना बेहद मुश्किल है। हालांकि शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी को लेकर बेफिक्र दिखने की कोशिश कर रही हैं। Between the Aam Aadmi and the BJP, naturally BJP is an established party, so we are really, that's our male contender. Aam Aadmi, the less said about it, the better. शीला जी, आप अभी भी यही कहेंगी the less said about it the better? क्या उन्होंने चुनौती नहीं पेश की है दिल्ली में आपके सामने? No, आज भी मैं यही कहूंगी। और जिस शक्ल को लेकर आम आदमी पार्टी चली थी, बिल्कुल करप्शन के अगेंस्ट, साफ सुथरी छवि, हम और सब काला धन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इतने हम बिजली के बिल कम कर देंगे क्योंकि भ्रष्टाचार है वहाँ पर। आज उसकी शक्ल और सूरत क्या है? आज ही शायद उन्होंने अखबारों में ये भी कहा, जबकि बार बार अखबार लिख रहे थे कि विदेशी से पैसा आ रहा है, आज उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं आ रहा है। और किस तरह से, चाहे स्टिंग ऑपरेशन हो चाहे किसको, जैसे भी हो, खुलासा हुआ कि किस तरह से पैसा इकट्ठा किया गया है।
आप पहले इस उम्मीद में नहीं थी कि ये बीजेपी के वोट काट देंगे? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बीजेपी के वोट काटेंगे या हमारे वोट काटेंगे। पहले बने तो पता तो चले कहाँ जा रहे हैं, पता तो चले उनकी नीतियाँ क्या होंगी, तब तो हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हाँ भाई ये इसके वोट काटेगी या उसके। ये तो एक अंदाज़ा सबने लगा दिया, हमने कभी नहीं लगाया। क्या आपको लगता है उस वक्त जो आंदोलन जब ये चल रहा था उसको हैंडल कौन सा आंदोलन? जो रामलीला मैदान पर जो भी चल रहा था, आप जैसे आंदोलन नहीं मानती, उसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया गया? मंत्री गए बात करने के लिए, ये सब नहीं होना चाहिए? मैटर ऑफ हैंडलिंग, आंदोलन था। आज वो अन्ना हजारे जी कहाँ है? आम आदमी पार्टी बाद में बनी है, उस वक्त आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, ना किसी को अंदाजा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। एक आंदोलन था, नो डाउट लोगों ने पसंद किया क्योंकि करप्शन से सभी त्रस्त होते, किसी को भी करप्शन नहीं अच्छा लगता है, ये हमें खोखला बनाता है तो कोई भी इसको पसंद नहीं करता। लेकिन उस वक्त कहाँ थी वो आम आदमी पार्टी? उस आम आदमी पार्टी ने अन्ना जी का सहारा लेके उनके पीछे खड़े होके तो कहा था वी शैल फाइट अगेंस्ट करप्शन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी का सवाल बहुत प्रमुखता से उठाया है, और आपको क्या लगता नहीं कि जिस तरह से वो मसले को उठा रहे हैं उस पर ध्यान, 50% पानी कहाँ जाता है, कॉलोनियों का रेगुलराइजेशन, बिजली कंपनियों का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का भ्रष्टाचार, क्या वो कोई मसला है नहीं है आपकी नज़र? देखिए वो उठा रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है और क्या वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। और आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं कि हमारे रेट जो बिजली के पिछले बरसों में बढ़े हैं वो 65% बढ़े हैं, और जो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ पावर जो उसी पीरियड का है वो 300% बढ़ा है। हमने जब जब बिजली के हमें दाम, और हम नहीं बढ़ाते, डीईआरसी बढ़ाती है, वो डीईआरसी सबको सुन के और इनके अकाउंट्स वगैरह सब देके किसी नतीजे पर आती है और बढ़ा देती है। वी हैव गिवन सब्सिडी अप टू 200 यूनिट्स, जो 200 यूनिट पे 1 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट, और 200 यूनिट से 400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट। क्यों? क्योंकि संवेदनशीलता है। बिजली की खपत इन पिछले 15 वर्षों में 900 मेगावाट से बढ़कर आज 5090 मेगावाट्स हो गई है। तो कैसे करेंगे? पहले सोचिए तो, और आप लोग भी सोचिए कि कोई सरकार ऐसे ही बढ़ा देगी? डीआरसी वहां बैठी भी है, हमें भी तो वोट चाहिए ना, हम भी तो जा रहे हैं, तो हम ऐसे ही बढ़ा देंगे? पानी का जहां तक ताल्लुक है, जो आपने दूसरा सवाल किया, उसमें जल्दी से कह देना चाहती हूँ, पानी की कमी है दिल्ली में। दिल्ली में कोई जरिया नहीं है कि वो अपना पानी हम उसको पैदा कर ले। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी धीरे धीरे इतना पॉपुलेशन बढ़ती है कि वो भी कम होता जा रहा है। कई जगह तो हमारे जितने बोरवेल्स थे वो सारे सूख ही गए हैं। उसका वितरण हमें करना है और सुधारना है, वेस्टेज को कम करना है, और जो भी हमारे यहाँ जो पानी चला जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है, उसको ठीक करना है। हमारा समझौता हुआ था हरियाणा से मुडक कैनाल का लाने के लिए, वो नहीं आया। सोनिया विहार का पानी आया 140 मेगावाट, अगर जो वो ना आता तो मेरे ख्याल में दिल्ली बिल्कुल ही प्यासी रहती। दिक्कत है, इसको हमें सुधारेंगे, और मैं इतना ही वायदा कर सकती हूँ आपको कि आने वाले 5 वर्ष अगर जो हमें मिले तो इसका जरूर सुधार करेंगे। लेकिन शीला जी, मुनक कैनाल की आपने बात की है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 478 करोड़ लगभग खर्च हो गए इस मुनक कैनाल पे, वो आप खुद ही कह रही हैं कि वो नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ मेरी पार्टी की सरकार या उनकी ज़रूरतों के मुताबिक जब मैंने ये साइन करा था मुडक कैनाल का MOU, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहाँ पर। जो सोनिया विहार का पानी आप और हमको मिल रहा है 140 मिलियन गैलन, तब गवर्नमेंट
कांग्रेस की नहीं थी। दीज आर थिंग्स विच हैपन, बट अल्टीमेटली हर अपने लिए सोचता है, अपनी आवाम के लिए सोचता है। नहीं दिया, हम लड़ रहे हैं, GOM भी बनाया गया है। तो ये मैंने इस बात पे मैं नहीं सहमत हूँ कि क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है इसलिए मतभेद नहीं होंगे। तो चलिए, ये आपने कहा एक ही पार्टी की सरकार है इसलिए मतभेद नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी की सरकार होने की वजह से एक और मुद्दा जो उठता है उस पर नजर डाल लेते हैं। हाल के दिनों में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा है। गुस्सा सड़कों से लेकर तमाम सर्वे तक में दिखा। लोग नाराज हैं क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार रोकने में सरकार फेल रही है। सवाल ये है कि क्या ये नाराजगी शीला सरकार पर भारी पड़ रही है? केंद्र के साथ साथ दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है। जिन मुद्दों को लेकर लोग गुस्से में हैं, वही मुद्दे दिल्ली में भी छाए हुए हैं। ABP न्यूज ने अपने कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में कई विधानसभा सीटों पर जनता की राय जानी। बिजली और पानी से अलग दिल्ली की जनता ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। कानून व्यवस्था दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। शीला कहती है कि उन्होंने फ्लाईओवर बनवाए, मेट्रो चलवाई, लो फ्लोर बसें चलवाई, लेकिन दिल्ली की जनता पूछती है कि महंगाई कब खत्म होगी, महिलाएं कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। शीला जी, ये नाराजगी है मनमोहन सरकार से और भुगतना पड़ रहा है आपको। देखिए, वो बात है, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, मेरा ख्याल है उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको और आपके श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। जो भी होता है हम इंपोर्ट करते हैं। यानी ट्रेडिंग स्टेट है जरूर, लेकिन एक भी हमारे यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, तो हम सब इंपोर्ट करते। और जब जब कमी आई है, जब तक कीमतें बढ़ी हैं, हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाकर वैन्स के माध्यम से और केंद्रीय भंडार खोलने के माध्यम से और मदर डेयरी के और आउटलेट्स खोलने के माध्यम से प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है हमेशा। और इतना भी मैं और कहना चाहती हूँ कि प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं। आज सारी दिल्ली भर में 100 रुपीज़ प्याज और 80 रुपीज़ टमाटो का बोर्ड लगा है भारतीय जनता पार्टी में। ये क्या सच है? ये सच है या बढ़ावा दे रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करिए आप? और हिंदुस्तान के किसी कोने में मुझे बता दीजिए, जिन बहुत बड़े नेता का आप अभी एक क्लिप दिखा रहे थे, क्या उनके यहाँ सबके यहाँ सस्ती सब्जियां मिल रही हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ। एक दौर से हम गुजर रहे हैं, ठीक नहीं है वो दौर, सबको तकलीफ दे रहा है, ये हम सब कबूल करते, लेकिन जहां पर आप बैठे हुए हैं, आपने क्या किया उस चोट को कम करने के लिए? ये प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। ये आपने एक दौर की बात की, क्या ये हकीकत नहीं है कि इस दौर में इस तरह से महंगाई बढ़ने के पीछे कुछ ऐसी पॉलिसीज भी कारण रही हैं, जैसा RBI ने बार बार जिक्र किया, चाहे फूड सिक्योरिटी की हो, चाहे नरेगा की हो, चाहे आपकी दिल्ली सरकार में भी आप कई पॉलिसीज की बात करती हैं, उससे एक इम्बैलेंस आया है, एक प्लानिंग आगे की नहीं हुई और लोअर तबके को अगर इनकम मिली अच्छी, वो आपकी उपलब्धि है, तो उसके बाद उनकी ज़रूरतें पूरी करने की प्लानिंग नहीं हुई, इस वजह से महंगाई बढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस इज मिसलीडिंग, क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ कि मीडिया ने ही निकाला था कि किस तरह से स्टोरेज की जा रही है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां से ब्लैक मार्केटिंग और जो अनियंस हैं वो नहीं निकाले जा रहे हैं। तो ये स्टेट्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है ना। और ये कह देना कि क्योंकि आपने गरीबों को कुछ खाने को दिया इसलिए प्राइसेस बढ़ गए, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, लेकिन जमाखोरों से चीफ मिनिस्टर अपील करें, ये तो कुछ बहुत अजीब लग रहा था, कोई एक्शन लेने की जगह। अपील तो करना ही पड़ेगा ना, आवाज तो उठानी पड़ेगी कि प्लीज जमाखोरी बंद करिएगा।
हमने करी, रेड्स किए, वहां पर भी रेड्स हुए तो ये पाए गए कि नहीं इतने बड़े बड़े गोदामों में कितने बड़े बड़े थे. यू हैव टू अपील. हाउ कैन यू से डोंट इवन अपील? शीला जी, हाँ जी बोलिए. मैं मनोज बोल रहा हूँ, एडिटर इकोनॉमी इंडिया. आपने प्याज और आलू की महंगाई पर आपने अपनी बेबसी दिखाई. ये बात सही है कि आपके वो कंट्रोल के दायरे में नहीं है. मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का जो मसला जो है वो केंद्र सरकार का है. लेकिन आप याद कीजिए 1998 में यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के समय थी और उसका आपको बेजा फायदा मिला और आप सरकार में आ गई. आज वह स्थिति आपके साथ भी है. क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? फायदा नहीं मिला था, उनकी नाकामयाबी थी. हमें तो फायदा नहीं हुआ. हमें तो उनके, और केवल एक प्याज मुद्दा नहीं था, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रेकडाउन था, चाहे ड्रॉपसी का केस हो, चाहे बिजली का केस हो, बात 10-10, 12-12 घंटे ना आती हो, ये सब जो तो मैल गवर्नेंस थी वो एक कारण था. और जैसे मैंने कहा, जहां तक मुझे याद है, न केवल एक प्याज का प्राइस हुआ था, हफ्ते भर के लिए ₹1.70 किलो सॉल्ट बेचा गया था, जो अभी बिहार में हुआ है. ब्लैक मार्केटिंग की गई थी, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे. हमने कदम उठाए हैं, कोशिश की है. ये अंतर है. शीला जी, मेरा नाम शंकर अय्यर है. आपने अभी कहा कि कई सारे नाकामियां थी 98 की बीजेपी की सरकार में. आपके 15 साल की आपने कुछ बातें बताई, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उसके सामने, उन उपलब्धियों के सामने आपकी राह मुश्किल में है. जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं, जिस तरह का चैलेंज आपके सामने है, तो सवाल मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि आप जो इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं वो आपकी अपनी सरकार की कितनी है और कितनी मनमोहन सिंह सरकार की नाकामियों की है? दूसरा, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल, जब बीजेपी की सरकार 10 साल चलती है किसी भी राज्य में, तो बड़े आराम से वो जताते हैं हमने ये किया, ऐसे किया और दिखाते हैं. कांग्रेस की सरकारें 10, आप 15 साल से हैं, तरुण गोगोई की सरकार 2000 से है, महाराष्ट्र में 99 से है. कांग्रेस की सरकारें क्यों जता नहीं पाते? क्या कर ही नहीं पाते या जता नहीं पाते? पहले तो मैं ये बात कह दूं कि दिल्ली के लोग असेंबली का चुनाव क्या होता है और पार्लियामेंट के चुनाव, उसमें बड़ी अच्छी तरह से अंतर जानते हैं. वो जानते हैं कि अब की बार जो 4 दिसंबर का चुनाव होगा वो असेंबली का है और जब 2014 में होगा पार्लियामेंट का. तो ये प्लीज आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली के लोग इसको अच्छी तरह, आप भी जानते होंगे. हम शायद, आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा कमजोर हैं अपनी ढपली बजाने में, लेकिन दिल्ली में एक है, हम उसमें यकीन करते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है, भाई मेट्रो दिखाई दे रही है कि नहीं? अब मैं बार बार कहती चली जाऊं मेट्रो मेट्रो मेट्रो, तो आप कह रहे हैं दिख तो रही है भाई. फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, पेंशन आपको मिल रही है, मेडिकल आपको सहारा गवर्नमेंट दिल्ली देती है. कोई किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो, लिवर का ऑपरेशन हो, किडनीज का हो, डायलिसिस तक हम पैसे देते हैं लोगों को जिनकी आमदनी 2 लाख से कम हो, नहीं सॉरी 1 लाख से कम हो. तो उनको हम करते हैं, वो महसूस होता है लोगों को. और हम अगर जो आज बात करना चाहेंगे तो हम आपको फ्यूचर के प्लान्स बताएंगे. कोई ये तो हो गया, आपने भी देख लिया, आपने महसूस कर लिया. अब फ्यूचर के प्लान्स क्या है? आप चाहेंगे कि बताओ भाई आगे क्या करोगे? शीला जी, ये सवाल किसी ने किसी वक्त में जॉर्ज बुश जूनियर से पूछा था, मैं उसी का लोकलाइज करता हूँ उसको. आप कह रही हैं कि आपने बहुत कुछ काम किया पिछले 15 बरस में. मैं नहीं कह रही हूँ भाई, सब कह रहे हैं. हाँ, तो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और कुछ क्षेत्रों में लगता है कि आपने अच्छा काम किया. क्या आप 2 बातें याद करके बता सकती हैं जो आपको कहनी नहीं चाहिए थी और करनी नहीं चाहिए थी पिछले 15 बरस में? शर्मा जी माफ करिए, मैं अधिकांश
सोच समझ के बोलती हूँ, लेकिन हो सकता है कभी ये नहीं। आई थिंक व्हेन आई सेड दैट, जब वो एक किस्सा हुआ था, जब एक रिपोर्टर की हत्या की गई थी वसंत कुंज के सामने, तो उसमें मैंने कह दिया था कि यू शुड बी केयरफुल, और and I think people took it in a very wrong way. Perhaps I should not have said it politically. तो वो एक बात याद आती है, और उसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ा। और दूसरी तो मुझे कोई, आपको कोई याद आती हो तो पूछ लीजिएगा मुझे। नहीं, मैं तो सोच रहा था कि जो स्वयं अभी एहसास होता है उसके चलते ही आदमी आगे से जरा नाजुकता से चलता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर अगर एक छोटी गलती भी हो तो उस पर बड़ी बहस हो जाती है, और कांग्रेस पार्टी तो शायद लगता है कि जहां उसके टॉकिंग पॉइंट्स का सवाल है वो गलती करने में माहिर है। अगर लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला और उन्होंने किसी का समर्थन कर दिया तो किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि उनसे भारत रत्न वापस ले लिया जाए। ऐसे जो संवाद होते हैं, इससे आप समझती हैं कि आपका जो डिस्कोर्स है, आपका जो डायलॉग है दिल्ली के लोगों के साथ, उसमें विघन पड़ता है और उसमें नुकसान होता है। ऐसा है शिवा जी कि किसी ने कहा, ये मुझे नहीं मालूम, आप बता दें मुझे किसने कहा, और यदि किसी ने कहा तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये सही बात थी। भारत रत्न बहुत सोच समझ के दिया जाता है, प्लेयर्स को मिला है, और लता मंगेशकर जी को खुद मिला है, बहुत सारे साइंटिस्ट को मिला है, पॉलिटिकल लोगों को मिला है, सोशल वर्कर्स को मिला वगैरह। जब वो एक दफ़ा मिल गया तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये टिप्पणी के योग्य है। लेकिन टिप्पणी नहीं, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से आपको नुकसान होता है? नहीं, मैं समझती हूँ उस जो अवार्ड है उसकी गरिमा को नीचे आती है। शीला जी, मेरा नाम अनीता कत्याल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि जो दिसंबर 16 का इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद जो प्रोटेस्ट थे, जिस तरह से वो हैंडल हुए थे, और कॉमनवेल्थ के जो करप्शन केसेस थे, उसके इन दैट कनेक्शन डू यू थिंक योर क्रेडिबिलिटी हैज टेकन अ हिट? No, and your government? No. I don't think so. It is जैसे अभी कहा गया कि शायद हमें जितना ज़्यादा बोलना चाहिए हम नहीं बोलते हैं, वो मैं बात मान सकती हूँ। लेकिन एक विश्वास ये भी होता है कि जब किया ही नहीं है कुछ गलत, और जब कुछ साबित ही नहीं हुआ है और आप बोलते ही चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोग समझेंगे कि भाई सच क्या है। दैट इज द होल थिंग। शीला जी, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। अब अभी आपने कुछ सवालों के जवाब दिए, उसमें थोड़ी विसंगति आई, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन चाहता था। जब आपको यहाँ एक भ्रष्टाचार का सवाल हुआ तो आपने कहा भ्रष्टाचार है कहाँ, सिर्फ आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार है नहीं। जब अन्ना हजारे के आंदोलन की बात हुई तब आपने कहा कि आंदोलन था, लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे इसलिए आंदोलित हुए। तो यदि लोग भ्रष्टाचार से परेशान होकर आंदोलित हुए तो भ्रष्टाचार था। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं कि सिर्फ आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार नहीं। ये थोड़ा यदि आप विश्लेषण करें इसका तो। देखिए, मैं भ्रष्टाचार की जो बात कर रही हूँ अपनी सरकार के संदर्भ में कर रही हूँ। आई हैव नॉट टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी एल्स। जो हमारे से ताल्लुक है उसका मैंने जवाब दिया। आप कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, आप संगठन में भी बड़े पद पे रही है। देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, आपकी भी राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र के हुए भ्रष्टाचार को नकारती है, या वहां के भ्रष्टाचार को आपको लगता है कि दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर जो आप भ्रष्टाचार की बात सब जगह कहे, मैं जो मेरी जिम्मेदारी है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैं ठोस जवाब दे सकती हूँ। लेकिन अगर जो भ्रष्टाचार की इंडिया की बात करें तो भ्रष्टाचार के बहुत रूप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, धोखा भी होता है। भ्रष्टाचार डज नॉट ओनली मीन फाइनेंशियल भ्रष्टाचार, इट कैन बी मॉरल भ्रष्टाचार ऑल्सो,
इट कैन बी भ्रष्टाचार के आपने किसी के निजी जीवन पर अपने आप को मतलब स्नीक कर उसकी बातें पता करने की चाहिए। तो इस तरह का भ्रष्टाचार तो सारे देश भर में है। कौन है मुझे बताइए जो ये कह सकता है कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम बिल्कुल क्लीन हैं। गडकरी साहब क्यों हटाए गए थे? लक्ष्मण साहब क्यों हटाए गए थे? तो ये है, ये एक कोड है हमारे देश में। लेकिन ये कह देना कि आप ही भ्रष्टाचार है और ये बिल्कुल साफ है, मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। नमस्कार, मैं आश्विन मुंजाल। मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो वुमेन सेफ्टी पे ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं या आपकी सरकार कर चुकी है, जैसे कि हेल्पलाइंस चली जो क्रैश हो गई और बहुत कुछ चला। आगे के लिए हम लेडीज के लिए सेफ्टी, एक दिल्ली जो एक इंटरनेशनल आप सिटी बनाना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल सेफ्टी के मेजर्स में आप क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं फ्यूचर के लिए? What we have thought of in our manifesto is कि एक इवॉल्व किया जाए मैकेनिज्म जिसमें कोऑपरेशन पुलिस का मिले where women are concerned, सेफ्टी ऑफ women। आंकड़े पुलिस वाले कुछ और बताते हैं, लेकिन एक माहौल दिल्ली में अवश्य है कि सिक्योरिटी महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। तो किस तरह से आप स्पेशल पुलिस, स्पेशल थानों पे और स्पेशली रिस्पांस टाइम जो हो वो जल्द से जल्द हो जाए, डिटेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि जो लोग ये कार्य करते हैं महिलाओं के विरोध में, उनको एक खौफ होना चाहिए कि भाई इफ वी डू दिस विल बी कॉट एंड पनिश्ड। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क। जो हमने 181 हेल्पलाइन शुरू करी या फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करे, उसका मकसद यही था एक्सपेडिशियसली जो भी कानून के तहत कदम उठाने चाहिए वो होने चाहिए। और 181 जो हमारी लाइन है वो उसमें आज एक साल भर के अंदर 5 लाख हमारे वो आ चुके हैं कंप्लेंट्स, एंड आई वुड से अबाउट 80 to 85% have found some solutions। और क्या कंप्लेंट्स होते हैं? स्टॉकिंग भी हो रही है, बैड टेलीफोनिंग हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रही है। कोई लड़की खड़ी हुई है, उसे लग रहा मैं बिल्कुल और घंटे भर से बस नहीं आई, मैं अकेली सड़क पे हूँ, तो वी सेंड, हमारा कनेक्शन पुलिस के साथ है जिसमें हम तुरंत का तुरंत वो पूछ लेते हैं कहाँ हो बेटा, तो वो नियरेस्ट पुलिस थाने को उसको हम कर देते, सोल्यूशन निकला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा फॉर द रिस्पेक्ट दैट वीमेन डिजर्व। हमने एक आवाज़ उठाओ कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसमें अपनी आवाज़ उठाओ, बोलो क्या हो रहा है। उसमें आकर लोग ने कहा है, ये कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं, विमेन्स कमीशन भी है, सेंटर में भी है, ये आवाज़ उठाती है, तो ये है। लेकिन एक माहौल जो बिल्कुल सेफ है उसमें अभी वक्त लगेगा। और पुलिस ये भी कर रही है कि उसका जो सिस्टम ऑफ डिटेक्शन है और इंफॉर्मेशन आनी है वो जल्द से जल्द आ जाए। हमारी 181 पे हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए, 5 या 6 हम वैन्स भी बना रहे हैं, यू कैन गेट टू दैट गर्ल क्विकली इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ये सब तो तब जब कुछ हो जाए, और कुछ ना हो उसके लिए उस वक्त भी फिर गौर किया गया था कि कितने सारे डार्क स्पॉट्स हैं दिल्ली में, वहां पर लाइटिंग ही हो जाए, वो अभी तक नहीं हो पाई। सही बात है, लाइटिंग कहीं कहीं नहीं है, मोस्टली बिग रोड्स में तो है, इंटरनल रोड्स में नहीं है, ये बात मैं मानती हूँ। एंड मैं जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनीतिक बातें हम कर रहे हैं, तो ये सारी जो सड़कें जो इंटरनली कॉलोनीज में डार्क है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। लेकिन बड़ी सड़कों पे सब जगह जलती है, और नहीं भी होती है तो हम उसको तुरंत ठीक करवाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनके 15 दिनों में दिल्ली में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था, केंद्रीय सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, एमसीडी सब में। तो ये 15 दिन जो हमें कोऑर्डिनेशन दिखा वो इन 15 सालों में क्यों नहीं दिखा? और ये क्या पब्लिक प्रेशर था आपके ऊपर, पब्लिक का खौफ था जो आप तीनों सरकारों के कोऑर्डिनेशन में काम करने दे रहा था? या अगर वो खौफ नहीं था तो जो ये जज्बा आपके अंदर में कोऑर्डिनेशन में काम करने का उस वक्त आया, वो बाकी वक्त क्यों नहीं होता? सॉरी, खौफ नहीं था,
भारत की इज्जत का सवाल था। हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में न केवल दिल्ली सरकार थी, केंद्र की सरकार भी थी और अन्य IOA वगैरह भी इंस्टीट्यूशन से DDA भी था वगैरह था। दैट वॉज ए मैटर ऑफ द प्राइड ऑफ दिल्ली, प्राइड ऑफ इंडिया। तो ये आपकी बात सही है, दैट शुड बी बेटर कोऑर्डिनेशन, और हमने अपने मैनिफेस्टो में ये किया है, क्योंकि फुल स्टेटहुड हम कह के जो रिपोर्ट्स आई वो भी कह के, चाहे मोइली साहब की लास्ट हो, बालकृष्ण साहब की हो, वेद प्रकाश जी की हो, ये सब ने कहा है कि दिल्ली शुड गेट अ बेटर से, इट शुड बी मोर इंडिपेंडेंट। अब की बार हमने कहा कि भैया कोऑर्डिनेटेड कमांड सिस्टम तो आप बनाइए। DDA अपना कुछ कर रहा है, MCD अपना कुछ कर रही है, दिल्ली सरकार कुछ कर रही है और हम दौड़ रहे हैं कभी UD मिनिस्ट्री में, कभी होम मिनिस्ट्री में। तो ये जो सॉर्ट ऑफ सिस्टम बना हुआ है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का, दिल्ली के गवर्नेंस का, उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अ सिंगल कमांड सिस्टम मस्ट कम अप। आपने दिल्ली पुलिस के बारे में कई बार कहा, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार भी है और सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। क्या दिल्ली पुलिस आप मानती हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए? फिर भी आई वुड से, मैंने हमेशा यही कहा है कि जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है, जो हम आपसे और हमसे ताल्लुक रखता है, वो दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। बट वेयर डिप्लोमेटिक लॉ, सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी द VVIPs जो यहाँ रहते हैं, उसका मेरा ख्याल है स्टेट गवर्नमेंट इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। एक और है, डुअलिटी बहुत है, मल्टीप्लिसिटी और बहुत ज़्यादा है। अब कोई मकान बना रहा होता है तो एक दिन उसके यहाँ MCD का आदमी पहुँच जाता है, दूसरे दिन पुलिस का पहुँच जाता है, वो अपना लगाता है, वो दूसरा कहता है नहीं ये भी ठीक करो। तो वो जो गवर्नेंस का सिस्टम है यहाँ, उसको साधारण करना, चाहे आप MCD को बदलिए या पुलिस को बदलिए, लेकिन आवाम के लिए ये वाकई में बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये 15 साल में ठीक होना चाहिए था ना? सॉरी, 15 साल में ये ठीक होना चाहिए था। 15 साल में नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे नहीं होना चाहिए। ट्राई किया हमने, जैसे मैंने कहा 3 रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, वो सेक्शन 293 या 339 या जो भी कुछ है, उसको बदलने के लिए पार्लियामेंट की आवश्यकता है। वो जब करेगी तो करेगी। शीला जी नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव चतुर्वेदी। एक प्रश्न आपसे है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिल्ली का, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना भार है, लोग बाहर से आ रहे हैं, आते ही जाते हैं, कुछ रह भी रहे हैं, उनको आप मना भी नहीं कर सकती हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली और दिल्ली के बाहर आप क्या सोचती हैं किस तरह होना चाहिए? देखिए, दिल्ली कैपिटल नगरी है, इसलिए हर एक का अधिकार है यहाँ आने का, और किसी को ये नहीं कह सकते कि केरला का नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर, ये तो एक ये सेंटर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक बूम हो गया है। आप लोगों से मैं ये इतना बता देती हूँ कि पिछले 5 सालों में अगर जो पूरे देश की GDP 8.33 रही है, तो दिल्ली की GDP 10.34 रही है। दैट इन इटसेल्फ इज एन अट्रैक्शन, लोग आते हैं यहाँ पा लेते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरली हर दफ़ा जब 5 लाख लोग आते हैं, और इस 5 लाख लोगों के अलावा 1 मिलियन लोग हमारे आसपास की नगरियों से, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, करनाल हो, वहाँ से यहाँ काम करने के लिए आते हैं, और जो सुबह 9 से 10 बजे जब यहाँ पहुँचते हैं और शाम को 5-6 बजे तक चले जाते हैं। तो ये जो भार है, हमारा सुझाव हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि वी शुड मेक द NCR एरिया a common economic zone and a common development zone. By economic zone मेरा मतलब ये है कि टैक्सेशन एक जैसा होना चाहिए। अगर जो मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, पेट्रोल खरीदना है या डीजल खरीदना हो, मैं समझती हूँ हरियाणा में सस्ता है तो मैं हरियाणा भाग जाती हूँ, कुछ जगह नहीं है, और या दिल्ली आ जाती हूँ वगैरह। तो कॉमन इकोनॉमिक एंड कॉमन डेवलपमेंट जोन,
एनसीआर की परिभाषा जो है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना होगा। शीला जी, मैं स्वराज थापा बोल रहा हूँ। शीला जी, एक लंबा अरसा हो गया आपको राजनीति में, पब्लिक लाइफ में। आप 15 साल से मुख्यमंत्री भी हैं और उससे पहले केंद्र में कई वरिष्ठ पोजीशंस में आप रही हैं। अब जब सचिन तेंदुलकर खुद भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपको भी रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए? क्या वो समय आ गया है? और जो दूसरी पीढ़ी है कांग्रेस में, उनके लिए जगह बनानी चाहिए? यदि ऐसा नहीं है और अगर आप चाहती हैं कि एक और टर्म आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो क्या वो चीजें हैं जो आप नई टर्म में करना चाहेंगी? इस वक्त तो इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं। 4 दिसंबर की वोटिंग हो जाए उसके बाद बताऊंगी। शीला जी, मेरा नाम यावर रहमान है, पत्रकार हूं मैं। मेरे 2 सवालात हैं, 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। ओखला क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र से आपने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, वहाँ लोग उससे बहुत नाराज हैं और वो कॉलोनी के परमानेंट ऑथराइजेशन के मामले को लेकर भी परेशानी जो अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है आप? नहीं, किसी भी जंग में चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, पहली बार हो या चौथी बार हो, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं जाते हैं। 70 सीटें हैं, हमें मालूम है कि 70 की 70 हम नहीं जीतेंगे, लेकिन कोशिश यही होती है कि हम सरकार बनाएं, विच मीन्स इफ वी गेट 36 सीट्स वी विल मेक अ गवर्नमेंट। शीला जी नमस्ते, मैं राहुल देव हूँ। आप जानते हैं कि आपको बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है जी। आपकी उपलब्धियां अपने आप में इतनी काफी हैं कि आप राजनीतिक इतिहास में आपकी जगह सुरक्षित है। लेकिन मेरी एक टिप्पणी और एक सवाल भी है। दिल्ली में जो हुआ है, जो चीजें बनी हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें, वो सबको दिखती हैं और वो निस्संदेह प्रभावशाली। लेकिन दिल्ली में जो मुझे लगता है एक असमान विकास हुआ है। दिल्ली के बहुत से हिस्से जहां पर दिल्ली के गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, जो लोग रिक्शे पे चलते हैं, ऑटो जो लेना पड़ता है, जो पैदल चलते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, जो बस्तियों में रहते हैं या पुराने मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ जो जिंदगी की लाइफ, जो कहूँगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो लगभग वही आज से 50 साल पुराना है। वहाँ बहुत बुरी हालत है, चाहे सफाई का हो सवाल हो, पढ़ाई का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, ट्रैफिक का सवाल हो, घरों का सवाल हो। तो जो गरीब दिल्ली है वो उतनी नहीं बढ़ी है। अमीर दिल्ली बड़ी है, जिनके पास गाड़ियां हैं वो आराम से जा सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया है जीना यहाँ पर। लेकिन जो गरीब है, जो साइकिल चलाता है, उसके लिए वो और ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। चाहे ऑटो लेने के समय जो महिलाओं को या एक आम आदमी को जो कष्ट होता है, या उसको पैदल चलने में जो कष्ट होता है, तो ये जो असमान विकास है, जिसके लिए आपको 15 साल आपको मिले, 9 साल केंद्र सरकार को मिले हैं, और कुल मिला के 9 साल ऐसे रहे हैं आप दोनों सरकारों के पास कि आप नए कानून बनवा सकती थी, आप वो कोऑर्डिनेशन दोनों मिलकर करवा सकते थे जिसका आपने जिक्र किया। तो जो काम 9 और 15 सालों में नहीं हो सका, हम कैसे यकीन करें कि वो अगले 5 साल में होगा? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में आपने सुना होगा। कोई 1600 के करीब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी। बहुत वक्त लगा क्योंकि अनऑथराइज्ड थी उनको ऑथराइज करने में, लेकिन अब हो गई हैं, काम शुरू हो गया है। 895 में तो काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन और हो रहा है धीरे धीरे जितनी रफ्तार में हो सकता। उसमें से अगर जो कोई बची है तो वो वह कॉलोनीज हैं जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग के आसपास आती हैं या फॉरेस्ट एरिया में आती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये ज़रूरत लोगों की है कि मकान उन्हें मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती है। तो उसको ऑथराइज करा, और ये भी 50 साल के बाद हुआ है। वेरी हिस्टोरिकल स्टेप। इंदिरा गांधी के वक्त में कुछ स्लम्स हटाए गए थे, रीसेटलमेंट कॉलोनीज, अबाउट 45 to 47 रीसेटलमेंट कॉलोनीज बने।
उनको पहली मर्तबा मालिकाना हक दिया गया है। सेक्शन 81 जो 1908 या किसका चल रहा था, पता नहीं कितना पुराना था, उसको चेंज करा गया है टू सूट मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट मैं और आप भी जानते हैं कि जो आपको और हमें दिखता है, उस अनऑथराइज कॉलोनी वाले से आप जाके बात करिए तो उसको कितना सुकून मिला, उसको कितनी राहत मिली। अब बुलडोजर उसके पास नहीं आएगा। हम 50,000 मकान बना चुके हैं और बनने जा रहे हैं, लक्ष्य है कि 4-5 लाख हो जाएं। वो जो झुकी झोपड़ी में 10-10, 15-15 साल तक रह रहे हैं, उनको मकान मिलना चाहिए और वो मिलेगा। एक हमने और तब्दीली उसमें लाई है कि अगर जो स्लम इस एरिया में है, वो स्लम के लोग जो हैं उन्हें भी सर्विस मिलती है और जो इनकी सर्विस को इस्तेमाल करते हैं उनको भी सहूलियत होती है। तो एज इट इज वेयर इट इज, इन सिटू डेवलपमेंट किया जाए, ये भी एक बात है। मैं आपसे बड़ी अदब से ये कहना चाहती हूँ, बट सिंसियरली कहना चाहती हूँ कि जब हम और काम कर सकते थे, ये भी है, बट कुछ काम में विलम्ब लगता है, कुछ में नहीं होता है। लेकिन इतना मैं ये जरूर जगरी, इसमें लगेगा टाइम। और मालूम है आपको 5 लाख लोग आते रहते हैं दिल्ली में हर साल। इट्स नॉट इजी। आपने नोएडा बना दिया, आपने वो बन गया, गुड़गांव बन गया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिल्ली हैपेंस टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल सिटी इन इंडिया टुडे। मैडम, अभी आप बात करें, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है, मैं एक वकील हूँ हाई कोर्ट के अंदर, और अभी आप बात कर रहे थे कि आपने मेट्रो बनाई दिल्ली के अंदर। दिल्ली उसी मेट्रो के नीचे, जो राहुल जी ने भी बात करा कि असामान्य विकास हुआ है, एक ऐसा स्लम है जिसको कहते हैं शादीपुर कॉलोनी या कठपुतली कॉलोनी। एक सवाल तो मेरा उससे रिलेटेड है कि 50 सालों के बाद में भी वहाँ के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग औरतें और बच्चे, सुबह उठ के शौचालय जाने के लिए सड़कों के ऊपर बैठते हैं अभी तक। और मैं क्योंकि उस रास्ते से रोज निकलती हूँ तो मेरी आंखें शर्म से और दुख से नीचे हो जाती हैं। एक सवाल तो यह है कि अभी तक हमेशा आपकी सरकार कनॉट प्लेस बनाने के अंदर लगी हुई है, जो अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में भी पूरा नहीं बन पाया। दूसरी तरफ ये एक स्लम कॉलोनी है। इसी से रिलेटेड एक मैं और सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप औरतों की सेफ्टी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, हमारे शहर में, परंतु जो आपने कुछ बाल विकास के बारे में भी सोचा है। स्पेशली मेरा जो क्वेश्चन है वो स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में के अंदर है, जहाँ पे आपने एक लिमिट लगा रखी है कि 30 साल से ज्यादा उम्र का जो आदमी होगा वो एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर नहीं बन सकता है। तो हमारे शहर के अंदर, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की, जिनका विकास ठीक से नहीं हो पाया है। क्या उसके क्षेत्र में भी क्या आप उनकी उम्र बढ़ाने के लिए कुछ सोचेंगे, उनके शिक्षकों की? पहली बात तो मैं आपको कठपुतली कॉलोनी की बता दूं। कठपुतली कॉलोनी में इन सिटू डेवलपमेंट हो गया है, फ्लैट्स बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन कठपुतली कॉलोनी वाले ही लोग जो रहते हैं वो उसको बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं, उनका जब तक वो इन सिटू बनता है, ऑल्टरनेटिव भी करोल बाग के अंदर बना दिया गया। दे रिफ्यूज टू गो फ्रॉम देयर। दे केम टू मी एंड वी सेड अच्छा थोड़ी देर आप रुकिएगा, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। वो रिफ्यूज कर रहे हैं बिल्कुल। आप जाके उनसे किसी से पूछ लीजिएगा। जहां तक ये बात आपने करी कि पब्लिक टॉयलेट्स की बात है, इट इज अ शेम, बट वी हैव डिसाइडेड दैट एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी will have public toilets because our MLAs get 4 crore rupees a year to do work like this. Now a public toilet in itself is not enough, it has to be piped also. It has also to take out the muck, this thing. And out of those, at least 20 will be toilets specifically for women. तीसरा सवाल जो आपने विकलांगों का पूछा है, ऐसा नहीं है, होता है, उनको भी जॉब्स दिए जाते हैं विकलांग बच्चों को। और जो विकलांग हैं उनको यदि जॉब्स नहीं मिलते हैं, टीचर्स के जॉब्स नहीं मिलते हैं या कोई और नहीं मिलता है, तो उनको भी 1500 रुपीज अ मंथ की पेंशन दी जाती है, दिया जाता है। हॉकिंग जोन्स इससे कनेक्टेड हैं। हॉकिंग जोन्स अब बनाने पड़ेंगे। हमने सोचा है कि जहां हम पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं उसका सर्टेन एरिया हॉकिंग जोन्स का होना चाहिए, क्योंकि हॉकर्स एक
प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए, हमारे अब सब लोगों के लिए, और दूसरा उनके लिए भी, उनके रोजगार के लिए। यहाँ से उठ जाओ, वहाँ से उठ जाओ, कभी पुलिस वाला आया, कभी कोई आया, इंस्पेक्टर आया, तो वी हैव टू रैशनलाइज ऑल दिस। आई एग्री विथ यू देयर। सलाम वालेकुम। एक युवा होने के नाते मैं कहूँगा कि इनसे अभी रिटायरमेंट मत मांगिए, क्योंकि इनकी जो विजन है काफ़ी यंग और डायनामिक है कंपेयर टू अदर सीएम्स। क्योंकि आप 15 सालों से आवाम का नेतृत्व करती हैं, और जो आपके प्रतिद्वंदी है वो नए सीएम के तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उन्हें राजनीतिक और आपको एक रहनुमा की तरह देखते हैं लोग। तो एज ए रहनुमा ऑफ दिल्ली आपका क्या विजन रहेगा, और युवाओं के लिए, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए क्या विजन रहेगा? नहीं, मैं समझी नहीं कि कौन से मेरे जो दूसरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक तो हर्षवर्धन जी हैं, दूसरे केजरीवाल जी हैं, है ना? यही तो है, मैं राइट? तो मैं केजरीवाल जी का तो क्या कहूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं या नहीं है, कैसी उनकी सूरत बदलती है, क्या उनके वो है, उस पर टिप्पणी मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे करना सही होगा। जहाँ तक हर्षवर्धन जी का है और उनकी पार्टी का सवाल है, जहाँ तक मुझे मालूम है, अब दोपहर में 3:30-4 बजे हो गया तो मैं नहीं कह सकती, अभी तक उनका मैनिफेस्टो ही नहीं निकला है। और उनके लीडर्स ऐलान कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है दिल्ली में। फास्ट ट्रैक की बात करिए तो फास्ट ट्रैक तो बन चुके हैं, हरियाली की बात करिए तो बन चुके हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडोज बनाएंगे, बना ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास पुलिस का अधिकार नहीं है। तो व्हाट इज द कंफ्यूजन दैट इज हैपनिंग? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। द डे मुझे समझ आ गई कि हाँ भाई ये कह रहे हैं और ये नहीं कर सकते, तब उसका जवाब देखो। पहले समझ तो आए क्या कह रहे हैं, उन्हीं को पहले पता चल जाए कि क्या कह रहे हैं। अंत में शीला जी, इस बार अगर फिर कांग्रेस की सरकार चुन के आती है दिल्ली में, तो फिर 5 साल के लिए शीला दीक्षित ही मुख्यमंत्री रहेंगी कि या आप 2002 ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता, पर 2014 में कोई एस्ट्रोलॉजर हो यहाँ तो बता दे। आकलन यह है कि आप 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाली हैं। नहीं, अभी प्लीज, मैं 4 दिसंबर पर मेरी नजर टिकी भी है, उसके बाद देखेगा। हमारी पार्टी डिसाइड करती है, हमारे एमएलएस डिसाइड करते हैं, तो ये चीजें एक सिलसिले से चलती है। उस सिलसिले के क्या रूप लेगा क्या नहीं लेगा, उस पर मैं ना तो कोई असम्पशन कर सकती हूँ ना बता सकती हूँ। प्रधानमंत्री की दावेदार भी हो सकती हैं आप प्रधानमंत्री पद की भी दावेदार हो सकती हैं। क्यों नहीं? अरे भाई, ये असेंबली लड़ रही हूँ, प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए? असेंबली लड़ के 3-3 बार जीत के लोग प्रधानमंत्री के दावेदार बन रहे हैं। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं, सब जगह, राजनीति में भी और जगह भी, जो स्वयं अनाउंसमेंट कर देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो अफसोस वक्त हमारा यहाँ खत्म होता हुआ। बहुत से जरूरी सवाल हमारे रह गए। मैं माफी चाहूंगा उन सभी से जिनके सवाल हम नहीं ले पाए। शीला दीक्षित हमारे साथ थी एबीपी न्यूज के मंच घोषणा पत्र में। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।